हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू RVCC ऑनलाइन। तो आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड के ट्राइंगल्स का फर्स्ट थ्योरम समझने जा रहे हैं। वेरेस हमने ऑलरेडी फर्स्ट एक्सरसाइज कवर कर लिया है। आपने अगर नहीं देखा तो पहले आप वो देख लें, ठीक है। आज हम लोग इस वीडियो में जो फर्स्ट थ्योरम है BPT वो कवर करने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल ये थ्योरम है और उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये थ्योरम है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम में बहुत बार बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पूछा जाता है और पूछा गया है ना। तो इस थ्योरम को परफेक्ट करना हमारा कर्तव्य बन जाता है, क्योंकि 3 मार्क्स हमारे हाथ के हैं और हम उन्हें बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहते, है ना। चलिए थ्योरम का स्टेटमेंट लिखते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट जो है वो काफ़ी लंबा सा है। पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, फिर थ्योरम का मतलब समझाता हूँ, फिर हम लोग उसके प्रूफ पे बढ़ेंगे, ठीक है। तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है ना, हमको हमेशा लिखना होता है। लकीली कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, नहीं तो एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है, स्टेट एंड प्रूफ BPT थ्योरम। तो स्टेट मतलब उसका स्टेटमेंट भी आपको लिखना पड़ेगा। आइए तो स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट कहता है if a line is parallel to side of triangle and it intersects remaining sides in 2 distinct points, intersects in 2 distinct points, then line divides those sides in same proportion। तो थ्योरम का स्टेटमेंट थोड़ा सा लंबा है, इसको फिर से इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं ये जो स्टेटमेंट है इसका मतलब बताऊंगा, तो मतलब से आप अपने आप स्टेटमेंट बना सकते। यहाँ पे क्या कहता है स्टेटमेंट, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू साइड ऑफ ट्राइंगल, अगर एक लाइन ट्राइंगल के एक साइड को पैरेलल है एंड इंटरसेक्ट्स रिमेनिंग साइड्स इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, और दूसरे 2 साइड्स को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट कर रहा है, देन लाइन डिवाइड्स साइड्स इन सेम प्रोपोर्शन। देखो समझो, एक ट्राइंगल है, अच्छे से समझ लेना इसको। ABC, एक ट्राइंगल है ABC। इफ अ लाइन इज पैरेलल टू साइड, एक लाइन है जो ट्राइंगल की कोई भी साइड को पैरेलल हो सकता है। मान लो मैंने ये लाइन बनाया L और मैं मानता हूं कि L जो है ये BC को पैरेलल है। देखो तो इफ अ लाइन इज पैरेलल टू साइड ऑफ ट्राइंगल, लाइन इज पैरेलल टू साइड ऑफ ट्राइंगल, इंटरसेक्ट्स रिमेनिंग साइड्स इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अगर ये लाइन इसको पैरेलल है तो 2 साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट भी तो कर रहा है। मान लो इसका पॉइंट है M, इसका पॉइंट है N। यहां तक की कहानी समझ में आई। लाइन इज पैरेलल टू साइड, इंटरसेक्ट्स रिमेनिंग साइड्स इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। लाइन इज पैरेलल टू साइड, इंटरसेक्ट्स रिमेनिंग साइड्स इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। देन लाइन डिवाइड्स साइड्स इन सेम प्रोपोर्शन। अगर ऐसा होता है तो लाइन डिवाइड्स साइड्स इन प्रोपोर्शन, है ना। ये 2 साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शन में डिवाइड होंगे। प्रोपोर्शन का मतलब जो है कि उनका जो सिंपलेस्ट रेशो बनेगा, ये साइड का सिंपलेस्ट रेशो क्या बनेगा, AM/MB। प्रोपोर्शन में है मतलब वो इक्वल होगा दूसरे साइड के रेशो से, AN/NC। इतना ही है मतलब। अगर आपने मतलब समझ लिया तो आप स्टेटमेंट बना सकते हो। थ्योरम सिर्फ इतनी सी बात बता रहा है कि अगर एक लाइन ट्राइंगल के साइड को पैरेलल है, अगर एक लाइन ट्राइंगल के साइड को पैरेलल है तो वो लाइन 2 साइड से पास होगा, ऑब्वियसली 2 साइड से पास होगा, और वो 2 साइड्स सेम प्रोपोर्शन में आ जाएंगे।
वो दो साइड्स सेम प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। देखो एक और समझते हैं हम लोग। मान लो ये ट्राइंगल है पी क्यू आर। ज़रूरी नहीं है हर बार पैरेलल ऐसे हो, ये ऐसे भी हो सकता है। ये लाइन एल है, ये लाइन एल आप देख रहे हो तो पी आर को पैरेलल है। मान लेता हूँ मैं इनको एम और एन, है ना, ये जो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना ये एम और एन, है ना। तो थ्योरम सिर्फ इतनी सी बात कह रहा है कि अगर कोई लाइन ट्राइंगल के साइड को पैरेलल है और वो लाइन दूसरे दो साइड से पास करेगा, तो जो साइड से पास करेगा वो साइड्स प्रोपोर्शन में आ जाएंगे, है ना। यहाँ पे प्रोपोर्शन क्यू से शुरू करो तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे क्या लिखोगे, क्यू एम अपॉन एम पी। अगर यहाँ पे क्यू से शुरू करा तो यहाँ पे भी दूसरा साइड क्यू से ही शुरू करो, क्यू एन अपॉन एन आर। बेसिकली लाइन जो पैरेलल लाइन है वो जो दो साइड से पास होगा ना वही प्रोपोर्शन में आएंगे, वही प्रोपोर्शन में आएंगे। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं। एक्स वाई जेड एम एन, ये लाइन पैरेलल है। तो अगर लाइन पैरेलल है साइड को, देखो एल किसको पैरेलल है, वाई जेड को। अगर लाइन पैरेलल है तो ऑब्वियस ही बात है वो दो साइड से पास होगा। जो दो साइड से पास हुआ उनका प्रोपोर्शन इक्वल आ जाएगा। लेकिन लाइन पैरेलल होनी चाहिए। अगर लाइन पैरेलल है तो ये फंडा अप्लाई करेंगे। बीपीडी बस इतनी सी बात कहता है कि अगर लाइन पैरेलल है तो वो लाइन जो है वो दो साइड से पास हुआ होगा। यहाँ पे दो साइड्स हैं एक्स वाई और एक्स जेड, तो जो दो साइड से पास होगा वो प्रोपोर्शन में आ जाएगा। तो एक्स वाई का प्रोपोर्शन आप लिख सकते हो एक्स एम अपॉन एम वाई, है ना। अगर एक्स एम अपॉन एम वाई लिख रहा हूँ तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, एक्स एन अपॉन एन जेड। अभी यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि बहुत सारे लोग गलत करते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक्स एम अपॉन एम वाई लिख रहा हूँ तो दूसरे साइड को भी एक्स एन अपॉन एन जेड ही लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो। दोनों ही एक पॉइंट से यहाँ पे शुरू हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे वाई एम अपॉन एम एक्स लिख रहा हूँ, वाई एम अपॉन एम एक्स, मतलब यहाँ से ऐसे आ रहा हूँ तो यहाँ पे भी यहाँ से आना पड़ेगा, समझ रहे हो। जेड एन अपॉन एन एक्स ऐसे लिखोगे तो ये आपके आंसर सही आएंगे, वरना आंसर सही नहीं आएंगे। समझ में आ रहा है आपको। चलो तो इसी के साथ एक और लास्ट इलस्ट्रेशन लेते हैं। लाइन एन किसको पैरेलल है, करेक्ट, ए बी को पैरेलल है ना। अगर पैरेलल है तो लाइन एल दो साइड से पास हो रहा है, सी ए से पास हो रहा है और सी बी से पास हो रहा है, तो वो दो साइड्स प्रोपोर्शन में होंगे। प्रोपोर्शन मतलब उनका जो सिंपलेस्ट रेशो होगा, पहले साइड का होगा सी एक्स अपॉन एक्स ए, वो बराबर होगा दूसरे साइड के रेशियो से, दैट इज सी वाई अपॉन वाई बी। आप ऐसे भी लिख सकते हो सी से शुरू करके दोनों तरफ, या फिर आप उल्टा भी जा सकते हो। अगर यहाँ पे उल्टा जाए यहाँ पे भी ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे आपने ए एक्स अपॉन एक्स सी लिखा तो वहाँ पे भी आपको बी वाई अपॉन वाई सी, दोनों ही बातें करेक्ट हैं। मैं प्रेफर करता हूँ कि जो कॉमन पॉइंट है ना वहाँ से दोनों तरफ के साइड्स लिखे जाएं प्रोपोर्शन। तो ये होता है मतलब, ठीक है, कि अगर एक लाइन पैरेलल है साइड को, देन दैट लाइन इंटरसेक्ट्स टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स एंड दोज साइड्स आर डिवाइडेड इन प्रोपोर्शन। मतलब समझ लिया। अब स्टेटमेंट बना सकते हो, मतलब तो समझ लिया। क्या है कंडीशन, इफ लाइन्स आर पैरेलल, या ऐसे ऐसे सिंपल, इफ लाइन इज पैरेलल टू साइड ऑफ ट्राइंगल, इफ लाइन इज पैरेलल टू साइड ऑफ ट्राइंगल एंड इंटरसेक्ट्स टू साइड्स इन 2 points, देन दो साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। यह है इसका मतलब कि अगर लाइन पैरेलल है साइड को तो वो दो साइड से पास होगा और वो दो साइड्स प्रोपोर्शन में होंगे। इसी को प्रूव करना है। ये थ्योरम तभी ही ला सकते हैं काम में जब भी लाइन्स पैरेलल दिखाई दे रहे हों, मतलब एक लाइन साइड को पैरेलल दिखाई दे रहा हो। अगर पैरेलल लाइन नहीं दिया है ना इन्होंने तो बीपीटी का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते।
है ना। बीपीटी हम लोग तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब लाइन पैरेलल है, जब लाइन पैरेलल है। तो मैंने इलस्ट्रेशंस लिए थे आपको समझाने के लिए, इसलिए मैंने सारे गायब कर दिए। अब शुरू करते हैं थ्योरम, है ना। सारे इलस्ट्रेशंस तो यहाँ से गायब हो गए, थोड़ा सा साफ करने की कोशिश करते हैं और अच्छे से, है ना। आइए थ्योरम को अच्छे तरीके से शुरू करते हैं और उसे बढ़िया तरीके से समझ लेते हैं, है ना। तो थ्योरम का स्टेटमेंट फिर से रीड करता हूँ। लाइन इज पैरेलल टू साइड ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्ट्स रिमेनिंग साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन डिवाइड साइड्स इन सेम प्रपोर्शन। लाइन डिवाइड साइड्स इन सेम प्रपोर्शन। आपने डायग्राम तो देख ही लिया है। हमेशा पहले थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना है, थ्योरम के स्टेटमेंट के बाद थ्योरम का डायग्राम लिखना है। डायग्राम बनाना है। डायग्राम में मैं एक ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूँ ABC और एक पैरेलल लाइन बनाता हूँ ऐसा। लो बन गया डायग्राम। इसको भी नाम दे दो, चलो मैं M और N दे देता हूँ, वैसे तो नाम अपनी मर्जी का दे सकते हो। बन गया डायग्राम। डायग्राम में क्या मुश्किल है बताओ। अब गिवन में भी कुछ मुश्किल नहीं है। गिवन में मैं लिखूँगा इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC, लाइन L इज पैरेलल टू BC, लाइन L इज पैरेलल टू साइड BC, है ना। एंड ये भी लिख लो, लाइन L इंटरसेक्ट्स AB एट पॉइंट करेक्ट M एंड AC एट पॉइंट N। तो ये बन जाएगा इसका गिवन। कितना सिंपल है। गिवन में एक ट्राइंगल बना है, तो इन ट्राइंगल ABC लाइन L इज पैरेलल टू BC, लाइन L इंटरसेक्ट्स AB एट M, लाइन L इंटरसेक्ट्स AC एट N। अभी इसके गिवन में तो कुछ है ही नहीं, इसको तो मतलब इसका तो टेंशन बिल्कुल नहीं है। गिवन के बाद टू प्रूफ। मुझे क्या प्रूफ करना है कि अगर हम लोग एक ट्राइंगल में पैरेलल लाइन बनाते हैं तो वो साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड कर। देखो L किससे पास हो रहा है, AB से और AC से पास हो रहा है ना, तो AB और AC इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड होंगे, ये मुझे प्रूफ करना है। तो AB का प्रोपोर्शन या AB का रेशियो बताओ क्या आएगा, AM अपॉन MB, वो इक्वल होगा किसको, AN अपॉन NC को, है ना। दो सिंपलेस्ट रेशियो अगर इक्वल है तो उन्हीं को हम लोग प्रोपोर्शन बोलते हैं। ये प्रोपोर्शन मुझे आ रहा है, ये प्रूफ करना है, राइट। AB का रेशियो AM अपॉन MB, AC का AN अपॉन NC, तो ये प्रोपोर्शन में मतलब इक्वल आ रहे दोनों रेशियोस, ये मुझे बताना है, ये तो प्रूफ करना है। इसके प्रूफ के लिए मुझे लगता है कंस्ट्रक्शन, इसके प्रूफ के लिए मुझे लगता है कंस्ट्रक्शन। अब कैसा कंस्ट्रक्शन है, क्या है, आइए मैं बताता हूँ। कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं करना, आपको M और C को कनेक्ट करना है और N और B को कनेक्ट करना है, मतलब ऐसे डायगोनल्स बनाने हैं क्वाड्रिलेटरल के, ऐसे समझो, है ना। तो ये बन जाएगा ऐसे और ये बन जाएगा ये ऐसे। तो ये है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में बस मुझे लिखना है ड्रॉ या जॉइन कुछ भी लिखो, ड्रॉ या जॉइन कुछ भी लिखो, सेगमेंट MC एंड सेगमेंट BN, हो गया। अब प्रूफ वहीं पे मैं एक्चुअली शुरू करता हूँ, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है ना। यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्रूफ। देखो अब तक जो जो चीज़ें मैंने लिखी हैं उसमें मेरे को नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम होगी, ये सारी चीज़ें तो आप आसानी से समझ गए होंगे, है ना। अब प्रूफ करते हैं। प्रूफ में बहुत सारे लोगों को परेशानियां होती हैं। प्रूफ सिर्फ टू प्रूफ को देख के करूँगा मैं, टू प्रूफ है ना, उसको देख के मैं प्रूफ करूँगा। मुझे क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल है, ये प्रूफ करना है। तो इसमें ना मैं क्या करता हूँ, इस पहले वाले फ्रैक्शन पे ध्यान देता हूँ। AM है, ऊपर AM है। अगर मेरे को AM चाहिए तो बताओ AM कौन से ट्रायंगल में आएगा, AMN में। MB चाहिए, MB कौन से ट्रायंगल में आएगा, MBN में। कौन से ट्रायंगल में आएगा, MBN में। ऊपर मुझे AM है तो AMN ट्रायंगल, नीचे मुझे MB है तो MBN ट्रायंगल। तो मैं दो ट्रायंगल्स कंसीडर करता हूँ। AM के लिए कौन सा ट्रायंगल था, इन ट्रायंगल AMN एंड ट्रायंगल
एम बी के लिए कौन सा ट्राइंगल था, एम बी एन। अब इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशो लो, इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशो लो। यहाँ पे लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल, ऊपर लिखता हूँ ए एम एन अपॉन नीचे लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल एम बी एन। इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशो लो। आप बोलोगे कैसे लेना है ना। मैं क्या बोलता हूँ, इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशो लो। ये दोनों ट्राइंगल का हाइट सेम है, इन दोनों ट्राइंगल का हाइट सेम है, या फिर आप यूं समझो कि इन दोनों ट्राइंगल का बेस एक का एम है एक का एम बी है। कैसे, ये आपको यहाँ से नहीं समझेगा, इसके लिए मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा, है ना। देखो अगर मैं ए एम एन और बी एम एन ले रहा हूँ तो यहाँ पे देखो ये चीज़ आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगी दी हुई, तो आप यहाँ पे देखो ये ऐसा दिखेगा ए एम एन और बी। अब मान लो क्योंकि मेरे को आंसर चाहिए ए एम, मेरे को एरियाज का मैंने रेशो लिया इन दोनों के एरियाज का, और मेरे को आंसर में चाहिए ए एम। अगर मेरे को ए एम चाहिए तो मेरे को एन से एक परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा, है ना। तो ये उसका हाइट होगा, बताओ ये अगर हाइट है तो वो किस पे जाके जुड़ रहा है, ए एम पे, तो वो बेस होगा। चलो इसको मैं नाम देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं नाम देता हूँ। अगर एन एक्स हाइट है तो ए एम बेस होगा। पता मेरा बेस कौन होगा, ए एम होगा, और मेरा हाइट होगा ए एक्स। अब दूसरा ट्राइंगल देखो एम बी एन, ये एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है। अगर आप इसको सीधा करके लिखोगे ना, सीधा इसको रोटेट करो ना, मैं ऐसे घुमा के बनाऊँ ना इसको, तो आपको ना ये ऐसा दिखेगा। देखो इस ट्राइंगल को ऐसे घुमा के रखा है ना, तो आपको ऐसा दिखेगा, समझ रहे हो। तो बेसिकली ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है। मैंने आपको कल ही ये चीज़ बताई थी कि ऑब्ट्यूज ट्राइंगल का हाइट तो बाहर होगा, लेकिन बेस कंसीडर करते समय उस ट्राइंगल का ही बेस कंसीडर करना है ना। तो ये वाला जो ट्राइंगल है एम बी एन, ये एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, उसका हाइट तो बाहर की तरफ है, एम बी एन का हाइट तो बाहर की तरफ है, लेकिन बेस लेते समय सिर्फ एम बी लेंगे। देखो ना, ये अगर ये हाइट है तो ये इसको परपेंडिकुलर है ना, तो ये मेरा बेस होगा, तो इसलिए मेरा यहाँ पे बेस होगा एम बी। दोनों का हाइट सेम था, ऊपर वाले ट्राइंगल का हाइट भी एन एक्स था और नीचे वाले ट्राइंगल का हाइट भी एन एक्स था, तो हाइट से हाइट गायब हो जाएगा और मुझे ये मिलेगा। आपको टेक्स्ट बुक में सीधा ये नजर आएगा, ठीक है, आपको टेक्स्ट बुक में सीधे ये नजर आएगा। आप साइड में लिखोगे, ये क्यों आया, क्योंकि हाइट्स कैंसिल हो गए, क्योंकि एरियाज प्रोपोर्शनेट टू बेसिस हैं, बेस बच गया ना, एरियाज प्रोपोर्शनेट टू बेस। इसको 1 बोल के छोड़ दो। बोले यहाँ तक की कहानी क्लियर है। तो देखो मैंने क्या करा है, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। मुझे ऊपर क्या चाहिए था, ए एम। अगर मुझे ए एम चाहिए था तो बताओ ए एम कौन से ट्राइंगल में आता है, ए एम एन में, वो ले लिया। दूसरा मैंने एम बी लिया, एम बी कौन से ट्राइंगल में आता है, एम बी एन में, वो लिया। अगर दो ट्राइंगल्स है तो उनके एरिया का रेशो लो, उनके एरिया का रेशो आपको ये ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि हाइट्स कैंसिल हो जाएंगी, तो उसका रीजन आपको लिखना पड़ेगा एरिया प्रोपोर्शनेट टू बेस। हाइट्स क्यों कैंसिल होंगी उसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन अभी ही दे दिया है, ठीक है। फिर आगे मुझे अभी चाहिए ए एन, ये तो तैयार हो गया, चलो हो गया। मुझे अभी चाहिए ए एन। बताओ ए एन कौन से ट्राइंगल में आता है, ए एन एम या ए एम एन, कुछ भी बोलो, है ना। तो ए एन कौन से ट्राइंगल में आता है, फिर से आता है इन ट्राइंगल ए एम एन में। एंड दूसरा मुझको क्या चाहिए, एन सी चाहिए। तो एन सी कौन से ट्राइंगल में आता है, एन सी एम में, है ना। एन सी के लिए मैं कौन सा ट्राइंगल कंसिडर करता हूँ, एन सी एम। अभी आपका सवाल होता है, कुछ महान प्रवृत्ति के लोग हमारे पास हैं, वो बोलेंगे भैया एन सी बी लो, एन सी बी से काम नहीं बनेगा, इसलिए एन सी एम लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मैं एन सी एम लूंगा तो फिर से कॉमन हाइट बन के मेरे को यह आंसर मिलेगा, लेकिन अगर एन सी बी लूंगा तो मुझे कॉमन हाइट नहीं मिलेगा। मुझे क्या करना है, ऊपर ए एन है तो ए एन मतलब ए एम एन ट्राइंगल,
करेक्ट। और एनसी मतलब एनसीएम ट्राइंगल, ये दोनों लूंगा ना तो मुझे कॉमन हाइट मिलेगा, एनसीबी से हाइट मुझे कॉमन नहीं मिलेगा। आप बोलोगे एनसी तो एनसीबी में आता है, तो उससे ना एएम की तरफ मतलब एएमएन ट्राइंगल की तरफ हाइट नहीं बना सकते। तो इसलिए अगर ऊपर एएन है तो एएनएम ट्राइंगल या एएमएन ट्राइंगल बोल दो वो लेंगे, और एनसी के लिए एनसीएम लेंगे। क्या लेंगे? हाँ, एनसीएम लेंगे। तो इन ट्राइंगल एएमएन एंड ट्राइंगल एनसीएम, ये दोनों ट्राइंगल्स ले लिए। अब ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे दिख रहे हैं डायग्राम में देखो, एएमएन और एनसीएम देखो कैसे दिख रहे हैं, वो मैंने यहाँ पे बनाता हूँ, ऐसे दिखेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, ए एम एन और यहाँ पे ये सी, ये ऐसा दिखेगा, देखा ना, ए एम एन और एन सी एम ऐसा दिखेगा। अब मेरे को आंसर क्या चाहिए, ए एन और एन सी चाहिए। आंसर चाहिए मेरे को ए एन। मान लो मैंने अगर दो ट्राइंगल्स लिए और उनके एरिया का रेशो ले भी लिया, ऊपर है ए एम एन, नीचे है एन सी एम। अब मुझको आंसर क्या चाहिए, मुझको आंसर चाहिए ए एन। अगर आंसर मुझको ए एन चाहिए तो ए एन की तरफ मेरा हाइट जाना चाहिए, मतलब हाइट यहां से बनेगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो, हाइट मेरे को यहां से बनाना पड़ेगा, तभी वो मेरे को बेस मिलेगा ए एन। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, है ना। तो इस तरीके से ए एम एन में अगर एम वाई हाइट होगा तो मेरा बेस ए एन होगा, मेरा बेस ए एन होगा, हाइट तो एम वाई है। और दूसरा ट्राइंगल जो है एन सी एम, ये एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है। इसको अगर घुमाओगे ना आप, ऐसे टिल्ट करके रखोगे ना तो आपको ये ऐसे दिखेगा। ये एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, इसको मैं अगर घुमा के ऐसे घुमाऊंगा ना इसको, एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है। और ऑब्ट्यूज ट्राइंगल का हाइट हमेशा बाहर आता है। अगर हाइट उसका बाहर आता है लेकिन बेस तो उसका ट्राइंगल वाला ही होगा। तो एन सी एम अगर ट्राइंगल है तो उसका अगर हाइट एम वाई है तो इस वाले साइड को परपेंडिकुलर है, तो उसका बेस एन सी होगा, है ना, क्योंकि ट्राइंगल अपना एन सी एम है ना, तो उसका ये हाइट होगा, ये बेस होगा। अगर आपको ये चीज़ समझनी है तो इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैंने समझाया था हाइट और बेस के बारे में, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल के हाइट और बेस के बारे में डिस्कशन किया था। तो एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है तो उसका हाइट बाहर की तरफ होता है और उसका बेस लेते समय एन सी एम ट्राइंगल है तो बेस उसका एन सी ही होगा। तो दोनों के बेसिस लिख दिए। अब दोनों का हाइट कॉमन है ना, एम वाई, दोनों का हाइट यहाँ पे समझो कैंसिल हो गया, दोनों का हाइट यहाँ पे समझो कैंसिल हो गया। फिर से यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एरिया, क्योंकि हाइट कैंसिल हुआ तो बेसिस बच गए ना, तो जो बच गए वो लिखना होता है, एरिया प्रोपोर्शनेट टू बेस। इसको नाम दे दूंगा मैं 2। यहाँ तक की कहानी पकड़ में आई है। अब देखो मैंने ये भी तैयार कर लिया और ये भी तैयार कर लिया, दोनों चीजें मेरी यहाँ पे तैयार हो चुकी हैं। अब मुझे अगर इन दोनों को इक्वल बताना है, मतलब मुझे इन दोनों को इक्वल बताना होगा। किसी तरीके से मैंने इन दोनों को इक्वल बता दिया तो ये अपने आप इक्वल हो जाएंगे। अब प्रॉब्लम है कि इन दोनों को कैसे इक्वल बता। अगर ध्यान से देखोगे तो ए एम एन और ए एम एन दोनों तरफ सेम है, मतलब न्यूमरेटर ऑलरेडी सेम है, बचा डिनोमिनेटर। अगर मैं किसी तरीके से बी एम बी एन को और एन सी एम को इक्वल बताऊं, देखो ऊपर वाला हिस्सा तो ऑलरेडी न्यूमरेटर से मैच हो रहा है। अब मेरे को क्या करना है, सिर्फ इन दोनों को इक्वल बताना है। अगर किसी तरीके से ये दोनों इक्वल हो गए, मतलब ये पूरा फ्रैक्शन ये पूरे फ्रैक्शन के साथ इक्वल होगा, क्योंकि ऊपर वाला तो ऑलरेडी मिल रहा है, नीचे वाला मैं इक्वल कर दूंगा तो ये पूरा इस पूरे से बराबर हो जाएगा और ये पूरा इस पूरे से बराबर होगा, मतलब ये पूरा इस पूरे से बराबर होगा। समझ रहे हैं बात को। तो बस अभी मेरा मोटिव है कि इसको और इसको इक्वल बताना है, बहुत ही सिंपल है। ये ट्राइंगल का नाम क्या है, एम बी एन, राइट। ये ट्राइंगल का नाम क्या है, एन सी एम। अब ये दोनों ही ट्राइंगल्स का कॉमन बेस है एम एन। देखो एम बी एन में एम एन आता है, एन सी एम में एम एन आता है। तो मैं लिखता हूं सेगमेंट एम एन इज कॉमन बेस ऑफ ट्राइंगल। पहला ट्राइंगल कौन सा है, देखो ना, पहला ट्राइंगल एम बी एन एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, एन सी एम।
NCM। अगर फिर से देखो तो पहला ट्राइंगल है MBN, उसमें ये आता है दूसरा ट्राइंगल है NCM, आता है। तो इसको मैंने कॉमन बेस बोला। अब आप सोचोगे इसको कॉमन बेस क्यों बोला? देखो ये ऐसा है और ये ऐसा है, ये यहाँ पे ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है, ये ऐसा है। अगर देखोगे तो ये नीचे आपको इतना दिखेगा। अगर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पे देखो इन्होंने नेमिंग दे रखा है MNBC। सिर्फ इतने वाले पार्ट पे फोकस करो आप, है ना। अगर आप देखोगे तो ये भी एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल की तरह नज़र आएगा, है ना, जिसका बाहर वाला हिस्सा यहाँ पे है, तो इसका हाइट यहाँ से बनेगा परपेंडिकुलर। और ये भी देखोगे ना, दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या है? NCM है। अगर मैं कवर कर दूँ तो आप देखो NCM भी एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, उसका हाइट यहाँ से बनेगा ना, दोनों का हाइट बन गया। दोनों का हाइट किस पे बन रहा है? MN पे बन रहा है, इसलिए MN कॉमन बेस हो जाता है यहाँ पे। तो सेगमेंट MN जो है दोनों के लिए कॉमन है, दोनों ट्राइंगल्स के लिए कॉमन है, तो MN दोनों ट्राइंगल्स के लिए कॉमन बेस की तरह सर्व करेगा। अब सबसे मुद्दे वाली बात यह है कि MN तो कॉमन बेस हो गया, लेकिन मेरे को बताओ लाइन L और BC क्या है? एक दूसरे को पैरेलल है। मैं लिखता हूँ लाइन L इज पैरेलल टू साइड BC गिवन। मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं तो उनके बीच आप कितने ही परपेंडिकुलर क्यों ना बना लो, वो सारे सेम होते हैं। मैंने कल ये चीज़ समझाई थी एक्सरसाइज में। तो यहाँ पे ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर्स इक्वल हो जाएंगे। लाइंस पैरेलल है ना, ये लाइन L है, देखो ना, इसका हाइट मैंने यहाँ से बनाया था, इसका हाइट मैंने यहाँ से बनाया था, ऑब्ट्यूज होने की वजह से, है ना। तो ये दोनों लाइंस पैरेलल है। क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो ये जो परपेंडिकुलर्स हैं वो कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो लाइन L इज पैरेलल टू साइड BC, देयरफॉर ट्राइंगल MBN एंड ट्राइंगल NCM विल हैव सेम हाइट। दोनों का हाइट सेम होगा, है ना, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर सेम हो जाएंगे ना भाई। पैरेलल लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर सेम है तो मतलब हाइट सेम हो गया। अब समझने वाली बात यह है कि दो ट्राइंगल्स थे मेरे पास, उनका बेस भी कॉमन है, उनका हाइट भी सेम है। अगर दो ट्राइंगल्स का बेस भी सेम है, हाइट भी सेम है, तो एरिया ऑटोमेटिकली सेम हो जाता है। क्यों? क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे जो बेस हाइट है, दूसरे ट्राइंगल का जो बेस हाइट है, वही मैच हो गया, तो एरिया तो अपने आप ही मैच हो जाएगा। होगा नहीं होगा? होगा। तो अगर कभी भी ट्राइंगल्स का बेस और हाइट मैच हो रहा है, मतलब ट्राइंगल्स का एरिया तो जी ऑटोमेटिकली मैच होगा। लिखो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल का नाम क्या है? MBN इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल NCM, है ना। इसको हम लोग 3 बोल देते हैं, 1 2 3, बात खत्म। देखो AMN से मैच हो रहा था, MBN NCM से मैंने इक्वल बता दिया। ऊपर वाले से मैच कर रहा था, नीचे वाले से मैच हो गया है अभी। इसका मतलब ये पूरा फ्रैक्शन ही पूरे फ्रैक्शन से मैच हो गया। मैं लिखता हूं फ्रॉम 1 2 एंड 3। ये पूरा फ्रैक्शन ऊपर है ट्राइंगल AMN अपॉन नीचे है ट्राइंगल MBN, ये इक्वल हो जाएगा इस पूरे फ्रैक्शन से। आप समझ रहे हो ना क्यों इक्वल होगा, है ना। आप समझ रहे हो क्यों इक्वल होगा? क्योंकि देखो ऊपर वाला तो ऊपर वाले से मैच कर रही है, और ये नीचे वाले दोनों को मैंने अभी 3 में मैच करवाया है यहाँ पे, समझ रहे हो। तो इसलिए पूरा फ्रैक्शन इस पूरे फ्रैक्शन से इक्वल हो गया। देयरफॉर अब बताओ, ये फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन से इक्वल हुआ, LHS से इक्वल हुआ, मतलब RHS इक्वल नहीं होगा क्या? होगा ही ना। देयरफॉर AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन MC। प्रूव। अभी मैं समझा रहा था इसलिए आपको लेंदी लगता होगा, बिल्कुल भी लेंदी नहीं है। आपको क्या करना है? एक ट्राइंगल बनाना है, एक लाइन बनाना है ना। गिवन लिखना है कि एक ट्राइंगल है ABC, लाइन L पैरेलल है BC को, लाइन L AB को ये पॉइंट पे कट करना है, लाइन L AC को ये पॉइंट पे कट करना है। ये गिवन हो गया। टू प्रूव में आपको साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शन में आ रहे हैं वो दिखाना है। कंस्ट्रक्शन में आपको 2 डायगोनल्स बनाने हैं,
इतना हो गया। इसके बाद ना सब काम यहाँ पे देख के करो। ऊपर क्या चाहिए, ए एम चाहिए तो ए एम एन ट्राइंगल लेना पड़ेगा, एम बी चाहिए तो एम बी एन ट्राइंगल लेना पड़ेगा। तो लिखो इन दिस ट्राइंगल इन दिस ट्राइंगल, उनके एरिया का रेशो लो, उनके एरिया का रेशो आपको यही मिलेगा, उनके एरिया का रेशो आपको यही मिलेगा जो मैंने यहाँ पे लिया है ना। इनको देख के मैंने ट्राइंगल्स फिक्स करे थे तो एरिया का रेशो आपको यही मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनके हाइट सेम हो जाते हैं, मैंने आपको बताया क्यों सेम होते हैं, उसका रीज़न क्या है ना। फिर मुझे क्या चाहिए, ए एन के लिए आपको फिर से ए एम एन ट्राइंगल लेना पड़ेगा, और नीचे क्या चाहिए, एन सी के लिए आपको एन सी एम ट्राइंगल लेना पड़ेगा। फिर इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशो आपको यही मिलेगा। ये क्यों मिलेगा? क्योंकि हाइट्स कैंसिल हो गए, रीज़न मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इसको आप 1 बोल दो, इसको आप 2 बोल दो। एग्जाम में तो रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो हमारे समझने के लिए है ना। इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो। अब मैं देख रहा हूँ कि ए एम एन को मैच हो रहा है किसी तरीके से, ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर को मेरे को मैच करवाना है। तो ये डिनोमिनेटर क्या है, एम बी एन, ये डिनोमिनेटर क्या है, एन सी एम। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ एम बी एन और एन सी एम एक ही बेस पे आ रहे हैं, है ना। मैंने लिखा कि एम एन जो है वो दोनों का कॉमन बेस है, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, एल और बी सी जो है वो पैरेलल है ना। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो जो ट्राइंगल्स मैंने उठाए थे उन दोनों का हाइट जो है परपेंडिकुलर है, वो जो है इक्वल हो जाएगा। अब अगर दो ट्राइंगल्स का बेस भी कॉमन है और हाइट भी सेम है तो उनका एरिया सेम हो जाएगा। तो मतलब ये दोनों नीचे वाले ट्राइंगल्स का एरिया सेम हो गया, ऊपर वाला तो सेम था ही, नीचे वाला सेम हो गया। अब मतलब ये पूरा एक दूसरे इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला तो सेम था ही, नीचे वाला मैंने इक्वल बताया। फ्रॉम 1 2 and 3 LHS के बराबर हो गया, देयरफॉर RHS के बराबर होगा ही। तो यही मेरा प्रूफ था, AM/MB = AN/C। बहुत ही सिंपल थ्योरम है, बहुत ही छोटा है, मैंने सिखाया है इसलिए लेंदी लगा है। मैंने सारे आपको मतलब बताया कि ये ऐसा क्यों, जो कि टेक्स्ट बुक में इन्होंने डायरेक्टली दिया, तो आपको समझ में आना चाहिए ना। कोई भी चीज़ ब्लाइंडली तो नहीं फॉलो करनी है, ठीक है। तो इसी से आप इस थ्योरम को कर सकते हो, और इस थ्योरम को आप 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक आप परफेक्ट नहीं हो जाते तब तक परफेक्ट करने तक या बनने तक इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, गुड बाय।